आरएसएस और भाजपा जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं उसमें संविधान सबसे बड़ी बाधा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर हमले को उनका निजी हमला नहीं माना जा सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विजन पर हमला है। ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने अपने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 151वीं कड़ी में कही। शाहनवाज आलम ने कहा कि मोदी सरकार अपने राज्यपालों के माध्यम से विपक्ष शासित राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित अध्यादेशों को रोककर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हस्तक्षेप करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 को भी खत्म करना चाहती है, जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। शाहनवाज आलम ने कहा कि यह नहीं भूला जा सकता कि उपराष्ट्रपति मौलिक ढांचे के सिद्धांत को भी बदलने की वकालत कर चुके हैं, जो सरकार को संविधान की प्रस्तावना को बदलने से रोकता है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और सेकुलर शब्द को हटाने के लिए भाजपा के सांसद 2 बार राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल ला चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल चुके हैं। इसी तरह सरकार की विचारधारा के प्रति झुकाव रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल भी जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए प्रस्तावना में सेकुलर शब्द के होने को कलंक बता चुके हैं। यानी खुद केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं में बैठे उसकी विचारधारा से जुड़े लोग ही संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई जज बाधा बनता है तो उसे धमकाने की कोशिश उपराष्ट्रपति से लेकर भाजपा के सांसद और नेता कर रहे हैं। शाहनवाज आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के आगे झुकते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के न्याय का अंतिम सहारा न्यायपालिका ही है। इसलिए न्यायपालिका की परीक्षा का भी समय है। नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि हर रविवार को हम लोग किसी न किसी विषय पे बात करते रहे हैं और आज ये 191वां रविवार है जब हम लोग मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं। और आज का विषय है जो धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट पे जो टिप्पणी की है उस पे आज हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की मंशा क्या है। आपको याद होगा कि 2018 में अमित शाह जी ने सबरीमाला पे जो फैसला आया था, उस समय उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका को ऐसे फैसले देने चाहिए जिसको लागू किया जा सके। लागू करवाने का काम किसी भी फैसले को, ये जिम्मेदारी है कार्यपालिका की, और कार्यपालिका सीधे कंट्रोल में होती है सरकार के, यानी विधायिका के। यानी इसका सीधा मतलब ये था कि वो कह रहे थे कि ऐसे फैसले दिए जाए जो सरकार को पसंद आए। ये एक तरह से जुडिशरी को धमकी थी। बहुत कुछ इस दरमियान हुआ। जैसा अमित शाह जी, आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी चाहते थे, वैसे कुछ जज भी आए। डीवाई चंद्रचूड़ जी इसीलिए उनके चहेते थे, क्योंकि जो भी असुविधाजनक मामले होते थे सरकार के लिए, उसमें वो लंबी लंबी तारीखें लगा दिया करते थे। मुझे लगता है कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ साहब का अभी कार्यकाल होता तो वक्फ वाले मामले पर भी वो 6 महीने, साल भर बाद की तिथि देते, जैसा कि 370 पे हुआ था या तमाम दूसरे सीए एनआरसी जैसे मुद्दों पे हुआ था। तो ये एक तरह से सीधे धमकी थी, और उस धमकी को जो लोग उसके दबाव में आए, वो जब रिटायर हुए तो उसमें से कोई गवर्नर बना, कोई लॉ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना, एक साहब तो एनएचआरसी के मुखिया भी बने, अरुण मिश्रा जी। तो ये जो संघर्ष है, ये व्यक्तिगत कोई बयान नहीं था धनखड़ जी का, ये सीधा आरएसएस की जो सोच है उसका रिफ्लेक्शन था। और आरएसएस मानता है कि वो जिस तरह का देश बनाना चाहता है उसमें न्यायपालिका एक बड़ा बाधा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी बाधा है। इसलिए वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक करते हैं, ऐसे न्यायपालिका के लोगों पे अटैक करते हैं जो उनके साथ सहमत नहीं है, उनके दबाव में नहीं है। धनखड़ के बयान को जो लोग व्यक्तिगत बयान मान रहे हैं, वो ट्विटर पे चले जाए, देख ले कि किस तरीके से पूरा ट्रोल उनको किया जा रहा है, चीफ जस्टिस को। और तब से किया जा रहा है जब से वक्फ वाले मामले में उन्होंने सरकार को लताड़ लगाई है। गवर्नर्स के जरिए ये अपना काम करते थे, उस पर उन्होंने लताड़ लगाई है।
बहुत सारे बिल पास होते थे राज्य सरकारों द्वारा। सरकार तो 5 साल के लिए चुनी जाती है। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी जा रही है, वो कोई प्रस्ताव, कोई कानून बना के भेज रही है और उस पर अगर 2 साल 3 साल तक राष्ट्रपति बैठा रहेगा तो फिर ये तो जनमत का अनादर है। फिर तो ये विधायिका की शक्तियों पे सीधे अटैक था। उसको सेफगार्ड करने के लिए चीफ जस्टिस ने ऐसे गवर्नर्स पे नकेल लगाने की कोशिश की है जो सीधे सरकार, प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहे थे। तो जब ये होगा तो निश्चित तौर पे आरएसएस के लोग तो चुप बैठेंगे नहीं, वो ट्रोल करना शुरू करेंगे और वही उन्होंने यहाँ पे किया भी। निशिकांत दुबे ने तो एक ट्रोल के कार्यकर्ता की तरह, जो सामान्य कार्यकर्ता है, उस तरह बोल दिया कि इस देश में जो भी गृह युद्ध है, धार्मिक युद्ध है, ये सब इसके लिए जुडिशरी और चीफ जस्टिस साहब जिम्मेदार हैं। तो इसको हमको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये कोई व्यक्तिगत संघर्ष है, ये एक वैचारिक संघर्ष है और इसको समझने के लिए हमको 2-3 चीजों को गौर से देखना होगा। धनखड़ साहब ने कुछ महीनों पहले एक बात कही कि सरकार को और न्यायपालिका को भी, न्यायपालिका को एक धमकी वो दे रहे थे इसमें, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्यों बीजेपी को हमेशा ये खटकती है? हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रावधानों में बदलाव हो सकता है संविधान के, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारा प्रस्तावना है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस प्रस्तावना से बीजेपी को दिक्कत इसलिए है कि इस प्रस्तावना में 2 शब्द हैं जो इंदिरा गांधी जी ने 42वें अमेंडमेंट के बाद जोड़ा था। वो है कि भारत एक समाजवादी और सेकुलर देश है। इन दोनों शब्दों से इनको दिक्कत है और आज से दिक्कत नहीं है। समाजवादी व्यवस्था, यानी जो समतामूलक समाज की बात करती है, उससे इनको दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई ही समाजवादी मूल्यों को लेकर के हुई थी और इसीलिए भगत सिंह जब हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी में शामिल हुए, चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी में, तो उनकी सहमति से, उनके सुझाव से पार्टी का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी एसोसिएशन। उस समय ये भगत सिंह के खिलाफ थे, उस समय ये स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ थे, इसीलिए अंग्रेजों के साथ थे। और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में लोग थे, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे वो कांग्रेस की धारा के लोग हों, चाहे क्रांतिकारी वामपंथी धारा हो, सभी लोग अंग्रेजों के जाने के बाद एक समाजवादी समाज, एक समाजवादी राज व्यवस्था यहाँ बनाना चाहते थे। बीजेपी को लगता है कि जब हम पूर्ण बहुमत में आ गए हैं तो इसको बदलने का एक अवसर मिला है। 2014 का जो चुनाव था उसमें फेसबुक का बड़ा रोल था। उस समय भारत में फेसबुक की जो CEO थी उसका नाम था आखी दास, महिला थी। उस महिला का एक व्हाट्सएप मैसेज जो उसने फेसबुक के कर्मचारियों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, फैलाया था, वो बाहर आ गया और उस पर काफी बवाल मचा था। फेसबुक के जरिए उस समय अफवाहें फैलाई जाती थी, उसके बाद उसकी जगह व्हाट्सएप ने ले ली। और भाजपा के नेता अमित शाह तो कह चुके हैं कि उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है व्हाट्सएप की कि वो कोई भी झूठ घंटे भर में पूरे देश में गांव-गांव तक फैला सकते हैं। आखी दास के उस मैसेज में ये था कि बहुत परिश्रम के बाद, जमीनी मेहनत के बाद भारत समाजवादी बंधन से मुक्त हो रहा है, यानी जो सबको समानता का अधिकार देने वाला, देश की संपत्ति पे जोर देने वाला, निजी मिल्कियत के खिलाफ जो एक सिद्धांत रहा है, जो सार्वजनिकरण का सिद्धांत रहा है, उसको जोर देने वाला, उस पर एम्फेसिस डालने वाला जो हमारा समाजवादी ढांचा था, ये अब टूट रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ये भाव था उस मैसेज का। फेसबुक की काफी इसमें किरकिरी हुई, हालांकि उसका एजेंडा तो था ये, लेकिन चीजें बाहर आ गई थी, इसलिए फिर
आखी दास को पद से हटा दिया गया था। आप जानते हैं कि राज्यसभा में 2 बार प्रस्ताव लाया बीजेपी ने और कहा कि भारत के संविधान में प्रियम्बल में जो सेकुलर और समाजवाद है ये शब्द हट जाना चाहिए। उनके नेता सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि ये शब्द हट जाना चाहिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई। तो बेसिक स्ट्रक्चर से इनको दिक्कत है और इनके पक्षधर जो जज हैं वो भी लगातार इस तरह की बातों को करते रहे हैं। जैसा एक जज है पंकज मित्तल, सुप्रीम कोर्ट का है, उसने पिछले दिनों भोपाल में कहा है कि विधि के किताबों में मनुस्मृति को पढ़ाया जाना चाहिए, उससे सीख मिलनी चाहिए बच्चों को। ये वही साहब हैं जिन्होंने, जब वो जम्मू कश्मीर में चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ऐलानिया तौर पे एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत के संविधान में प्रियम्बल में सेकुलर शब्द होना भारत के लिए कलंक है। यानी कि न्यायपालिका के अंदर भी एक ऐसा तबका है जो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के खिलाफ है। धनखड़ ने भी ये बात कही थी। विवेक देबरॉय मर गए, मरने के बाद उनको पद्म भूषण भी मिला। उनका सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने 15 अगस्त के दिन ये दुस्साहस किया और एक लेख लिखा आरएसएस के पक्ष में, द मिंट अखबार जो अंग्रेजी का है, हिंदुस्तान टाइम्स का, कि हमको अब ऐसा नया संविधान बनाना चाहिए जिसमें समानता, समाजवाद ये सब शब्द न रहे। यानी कि धनखड़ जो बोल रहे हैं या निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं, ये कोई उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, ये आरएसएस की राय है, बीजेपी की राय है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंट बना तो उसके अंदर जो सांसद लोग गए, सबको एक एक जो संविधान की प्रति गिफ्ट की गई थी, उसके प्रियम्बल में भी ये दोनों शब्द नहीं थे। यानी कि ये कोई नया काम नहीं है। ये जरूर है कि पहली बार सीधे सीधे चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है। अभी भले मुद्दा 142 हो, लेकिन आप आगे देखेंगे तो कुल मिला के यही आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में खड़े जो जज हैं वो खराब है, उनको हटा देना चाहिए या संविधान में संशोधन करना चाहिए ताकि 142 खत्म हो सके, सिर्फ इसलिए ताकि बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म किया जा सके। 142 क्या है? 142 ये अधिकार देता है न्यायपालिका को कि वो किसी भी ड्रैकोनियन कानून को जो संविधान की भावना के खिलाफ है उसको वो रद्द कर सकती है, रोक सकती है। बाबा साहब ने आर्टिकल 30 को कहा कि इस पूरे संविधान में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 32 है। कोई भी आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है न्याय के लिए। तो ये 142 और 32 ये बीजेपी की आंख में चुभते हैं, क्योंकि वो उस मॉडल में बाधा है जो बीजेपी इस देश में थोपना चाहती है। लोग न्यायपालिका चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं, वहां से उनको न्याय मिल रहा है, सरकार को फटकार मिल रही है। इसलिए आर्टिकल 32 उनके लिए खराब है, खतरनाक है, वो मिसाइल है, जैसा कि अभी निशिकांत दुबे ने कहा। 142 राज्य सरकार को बहुमत के मद में संविधान के विरुद्ध काम करने से रोकता है, इसलिए धनखड़ को लगता है कि ये मिसाइल है। तो ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ एक जनमत बनाया जा सके। जो उनकी ट्रोल आर्मी है वो तो सक्रिय है, आम जनमत भी आर्टिकल 142 के खिलाफ हो जाए, आर्टिकल 32 के खिलाफ हो जाए और फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए एक जनमत बन सके। इस बात को हमेशा हमें याद रखना होगा कि आज से 100 साल पहले कोई संविधान नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि आज से 100 साल बाद वो संविधान बचेगा। संविधान को खत्म करने और संविधान को बचाए रखने वाले लोगों के बीच संघर्ष चलता रहेगा। इस संघर्ष में बीजेपी जिस तरह से आक्रामक तरीके से लगी है जनमत बनाने में, उसी तरीके से संविधान के पक्ष में भी एक जनमत, आक्रामक जनमत बनाने की जरूरत है। देश की रक्षा में जिस तरह से सैनिक बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, मरते हैं, उसी तरीके से आपको देश के अंदर संविधान की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो ये कोई जुडिशरी और सरकार के बीच का बहस नहीं है जिस तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है।
होना तो ये चाहिए कि अगर किसी गवर्नर का कृत्य अवैधानिक पाया है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको पद से हटा देना चाहिए। बहस तो इस पे होना चाहिए कि तमिलनाडु का गवर्नर अब तक अपने पद पे कैसे बैठा हुआ है, लेकिन आप देखिए कहीं बहस नहीं हो रही है। बहस धनखड़ बनाम चीफ जस्टिस हो रही है या निशिकांत दुबे पे बहस हो रहा है। अगर आपको एक्शन लेना है, अगर गवर्नर का कोई कृत्य अवैधानिक पाया गया है, असंवैधानिक पाया गया है, तो फिर वो पद पे बना कैसे हुआ है अभी तक, ये तो एक मुद्दा होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे गंभीरता से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत शानदार वीडियोस बनाए हैं, उनको देखना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल मामला नहीं है, इस पे भारत का संवैधानिक ढांचा इस पर टिका हुआ है। आप इसको इग्नोर करके या ये मान करके कि ये कोई टेक्निकल इशू है, इस पे हम दिलचस्पी नहीं ले सकते, ये ठीक नहीं है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बात करना चाहिए। यही बात आज आपसे कहनी थी शॉर्ट में, क्योंकि व्यस्तताएं बहुत है। हम लोग फिर अगले संडे को बात करेंगे। शुक्रिया।